जय श्री राम प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। इसके आप पार्ट 2 मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने 2023 के, 22 के, 21 के और 20 के जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी आज तक आए हैं वो मैंने डिस्कस किए। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो पुरानी वीडियो भी जरूर देख ले। जी हाँ प्यारे बच्चों, राइट, क्योंकि चैनल में अभी मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार चैनल पे विजिट करेंगे तो सर्च करेंगे, कुछ प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, डायरेक्टली आपको वीडियो बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये पार्ट 2 है। इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, दैट इज आईआईटी फ्रॉम 2011 टू 2023। तो क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूँ 23, 22, 21, 20, तो लगभग 20 तक मैं लास्ट डिस्कस कर चुका था। तो आई थिंक लास्ट में मैंने 2020 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, पेपर 2 का। तो आज मैंने जो पहला क्वेश्चन उठाया है वो अगेन आईआईटी 2020 में पेपर 1 में सवाल आया है। अगेन बहुत सारे फेवरेट सवाल रहते हैं डिस्क और स्फेरिकल शेल के और सॉलिड स्फीयर के। फिर से वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी पर आया हुआ सवाल, अनदर बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल है, ये डिस्कस करते हैं। तो सवाल में क्या था, एक डिस्क है जिसपे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है। ठीक है, सिग्मा आर मीन्स आर के साथ वेरी करी, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। सिग्मा नॉट इज ए कांस्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस डिस्क पर जो चार्ज है इसके हिसाब से फैला हुआ है, कैपिटल आर डिस्क का रेडियस है। तो इस डिस्क को सराउंड किया है एक बहुत बड़े लार्ज स्फेरिकल सरफेस ने। तो इस डिस्क का जो चार्ज है, जो भी चार्ज होगा हम निकालेंगे, ठीक है, जो चार्ज है उसके कारण जो फ्लक्स डिस्क से हर दिशा, हर डायरेक्शन से पास कर रहा है, और वो फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन वो इस लार्ज स्फेरिकल सरफेस से पास हो रहा है। तो वो कितना है, फाई नॉट। ये इनिशियल सिचुएशन है। इसकी दूसरी सिचुएशन ये दी है कि अब डिस्क तो वही रही जिसका रेडियस आर है। अब ये जो लार्ज स्फेरिकल सरफेस है ये लार्ज नहीं रहा, ये स्फेरिकल सरफेस इसका रेडियस r/4 कर दिया गया। अब डिस्क के अंदर ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब उसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई है। पहले जो फ्लक्स पास कर रहा था ये लार्ज स्फेरिकल सरफेस से कर रहा था, अब जो फ्लक्स पास कर रहा है ये वाले स्फेरिकल सरफेस से पास कर रहा है, ठीक है। तो वो फाई है। तो आपको पूछा है फाइंड फाई नॉट अपॉन फाई, ठीक है जी। तो चलिए अब फ्लक्स का, तो वी नो दैट सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा केवल काम होगा दोनों केसेस में कितना कितना चार्ज एनक्लोज किया गया अकॉर्डिंग टू दिस वो निकाल लें। तो वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, ठीक है। और डिस्क के केस में आप किस तरह से ये सॉल्व करते होते हैं, डिस्क के केस में एक रिंग माननी होती है जिसकी लेंथ होती है और थिकनेस होती है, तो आप उस हिसाब से करोगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द डिस्क जो हो गया डी क्यू 0 से q इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना है, सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर इंटू एरिया। अब एरिया करने के लिए इस डिस्क के अंदर आपको मानना पड़ेगा एक सर्टन लेंथ और थिकनेस की रिंग, ताकि लेंथ जो कि 2 पाई आर है इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस करोगे तो ये फैक्टर मिलेगा आपको इंटीग्रेशन का। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो पाई आर स्क्वायर कर देते हैं कि भाई सर पाई आर स्क्वायर कर दिया क्योंकि एरिया की बात हुई है, नहीं। तो फिर आपको ये विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रही है इंटीग्रेशन, वो फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जरूर ध्यान देना होता है जब भी डिस्क जैसी चीज़ की इंटीग्रेट करें तो हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू थिकनेस की बात करके एरिया निकालें, रादर देन कि सीधा पाई आर स्क्वायर करें। इसी तरह जब आप स्फीयर का कीजिए उसमें भी वॉल्यूम कैसे निकालें आप, एरिया इनटू थिकनेस करके। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे स्फीयर के वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो जरूर इंटीग्रेशन पे फोकस करें अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है आईआईटी और इवन जेईई मेन में। मेडिकल के लिए भी ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं, उनका दिमाग सिमुलेट होता है, जरूर देखें मेडिकल वाले भी। तो ये देखिए बन गई बात, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज आ गया, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया। बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन में पहले केस में हमने 0 से r तक इंटीग्रेट करना है, दूसरे केस में हमने 0 से r/4 तक इंटीग्रेट करना है, बस इतना सा फर्क है। चलिए करते हैं 0 से r। तो लेट अस इंटीग्रेट, ये तो डायरेक्टली q आ गया, इसको ब्रैकेट खोलते हैं पहले, सिग्मा नॉट
इंटू 2πr, सिग्मा नॉट और 2π कांस्टेंट हो गए, ये बन गया r/dr, इंटीग्रेशन ऑफ r/dr। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा नॉट माइनस ऑफ अगेन सिग्मा नॉट इंटू 2π कांस्टेंट हो गए, r इंटू r² ये भी r कांस्टेंट है, बाहर निकालिए रेडियस, तो ये बन गया r²dr 0 से r। ठीक है जी, तो कर लेते हैं बस इसको। ये आपका r²/2, तो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट 2 हमने बाहर निकाल लिया, r² माइनस 0, ये r³ बन गया, तो ये बन गया 3 हमने बाहर निकाल लिया, ये बन गया r³ माइनस 0। तो लेट अस सॉल्व दिस। सो दिस बिकम्स क्या क्या कॉमन आ सकता है आपको, सिग्मा नॉट 2π r² कॉमन, 2 से 2 कट ही गया, चलो ठीक है, तो ये बना सिग्मा नॉट पाई r² कॉमन, तो अंदर बचा 1 माइनस सिग्मा नॉट पाई r², एक r इससे कैंसिल हो गया, ये भी गया, तो ये बन गया 1 माइनस 2/3। तो दिस बिकम सिग्मा नॉट पाई r² इंटू 1/3। दिस इज द चार्ज। ठीक है, तो इतना चार्ज आ गया। तो पहले केस में जो फ्लक्स पास हो रहा है इस चार्ज की वजह से वो फाई नॉट हो रहा है, सो देयरफॉर फाई नॉट आ गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा नॉट पाई r²/3 एप्सिलॉन नॉट। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे केस में बस लिमिट्स ही चेंज करनी है, 0 से r की जगह 0 से r/4 डालना है आपने बस। ठीक है, तो एक सेकंड मैं यहीं पे कर देता हूँ साइड पे, तो 0 से r/4 तो सेम है, यहाँ r/4 तो बस यहीं पे करेंगे, जो जहाँ पे अपर लिमिट तो बेसिकली ये r²/16 बन जाएगा फैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ लिख लिया, ये आ गया r²/16, ये एज इट इज़ लिख लिया, सिग्मा नॉट 2π r इंटू 3, तो लिमिट्स डालिए आपने जब, तो ये बना आपका r³ कितना बन गया ये 4 4 16 64, सो r³/64, एक इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा नॉट पाई r²/16 कॉमन, तो 1 माइनस सिग्मा नॉट पाई r²/16, 16 4 या 63 हो जाए 12 6, तो ये बन गया 1 माइनस 2/6, दैट इज 1 माइनस 1/3, तो दिस बिकम्स सिग्मा नॉट पाई r²/16 6 4/6 4 4 से गया, तो ये हो गया सिग्मा नॉट पाई r²/24, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ी तेज़ी से मैंने कैलकुलेशन की है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब बस ये फाई है आपका, ये चार्ज हो गया दूसरे केस में, तो देयरफॉर यहीं से जो फाई है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट पाई r²/24 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो आपको पूछा फाई नॉट बाय फाई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कर रहा हूँ, तो देयरफॉर फाई नॉट बाय फाई इज सिग्मा नॉट पाई r²/3 एप्सिलॉन नॉट 24 एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा नॉट पाई r², तो ये इससे कट गया, सो तो ये हमारा कुछ बना 24 एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा नॉट पाई r, तो एक r बच गया 3 8, तो ऐसा कुछ बना है। तो यहाँ पर आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, मैं पूरा आंसर नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप, क्योंकि जो एक्चुअल आंसर है वो मेरे हिसाब से लगभग 7 के करीब है, तो मेरा ये एग्जैक्ट 8 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दबाजी कर दी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, तो लगभग 7 के करीब आंसर इसका बनना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर इसका 6.40 है। तो मेथड आपको समझना है, ठीक है, तो आपको पहले 0 से r तक इंटीग्रेट करना था, दूसरा आपको 0 से r/4 की तरह इंटीग्रेट करना था। तो एक बार देख लें, इस तरह के सवाल बड़े ही शानदार सवाल होते हैं। मैं अगला सवाल लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है 2019 का पेपर 1 है IIT का, यानी एडवांस का। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिफिकल्ट कैटेगरी का हो सकता है अगर शब्द नहीं समझ आए। देखिए, सारा खेल IIT में शब्दों का है, शब्दों का खेल आपने पहचानना है। जानबूझ के क्वेश्चन को एक्सटेंड किया होता है और एक टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हम साधारण वे में इसको सीखने की कोशिश करेंगे और आपका दिमाग एक्चुअल में स्टिमुलेट होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। अगेन, जो मैं अक्सर कहता हूं कि IIT वालों की जो फेवरेट कैटेगरी है वो स्फेरिकल शेल है, स्फेयर है, डिस्क है। इससे बाहर
वो निकलते ही नहीं है या निकल ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है और दिक्कत देता है उसे। शेल का बच्चों को पता नहीं लगता कि भाई इंसुलेटिंग शेल है, कंडक्टिंग है, शेल के अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लेना है, सरफेस पे कितना लेना है, बाहर कितना लेना है, फील्ड क्या होगी, अगर नॉन कंडक्टिंग है, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ तो क्या लेना है, नॉन यूनिफॉर्मली फैला तो क्या लेना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी बनती है, यानी दिमाग एक्चुअली स्टिमुलेट करवाते हैं आपका। तो जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार बनाया है और ऑप्शन उससे भी शानदार है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, समय जितना मर्जी लग जाए, आपके दिमाग तक ये बात जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इंसुलेटिंग। शेल जो अंदर से खाली होती है और इंसुलेटिंग है, ठीक है, इस पे फोकस करना, जिसका रेडियस आर है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज वी नॉट। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। एक इंसुलेटिंग शेल, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वी नॉट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका रेडियस है आर। ये शेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल वी नॉट है तो पहले पोटेंशियल होता क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो यहां से हम एक काम करते हैं, चार्ज निकालते हैं, शायद आगे काम आ जाए। तो पोटेंशियल की टर्म्स में चार्ज हम यहां से निकाल सकते हैं, पहली 3 लाइनों से ये समझ में आया। फिर क्या किया, इस पे छोटा सा होल कर दिया जिसका बहुत छोटा एरिया अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और अल्फा लेस देन 1 है, is laid on the shell without affecting the rest of the shell। एक ऐसे छोटा सा होल कर दिया ये, ठीक है, दिस इज द होल, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। अब क्या पूछा है, कह रहे द मॉड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट ए पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल से पास करे एंड शेल सेंटर, तो यानी शेल के सेंटर से भी पास करे और होल से भी पास करे, ठीक है, ये लाइन होगी, and on a distance of 2r from the center of shell is reduced by this। तो एक ऐसा पॉइंट P ले लिया जिससे एक लाइन ड्रॉ करें जो शेल के सेंटर से भी पास करे, होल से भी पास करे, और उसकी दूरी सेंटर से 2r हो। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो रिड्यूस हो चुकी है इतने फैक्टर से। यानी हम क्या करेंगे, तो एक तरह से इसको सोचते हैं कि अगर होल ना होता तो केवल शेल होती, तो शेल की वजह से वहां पर फील्ड क्या होती है। देखिए ये पॉइंट याद रखें, चाहे कंडक्टिंग शेल हो, चाहे इंसुलेटिंग शेल हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हो, फर्क नहीं पड़ता जब तक पॉइंट इन सिस्टम से बाहर वाला होता है, एक्सटर्नल, हर जगह पर इन सभी फिगर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होती है, इतनी पॉइंट चार्ज की होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये पूरी शेल होती तो शेल की वजह से एस फॉर शेल, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती के जितना इस पे चार्ज है बटा 2r का स्क्वायर, ये फील्ड होती के बाय 4r स्क्वायर। क्यू आप यहां से डाल दीजिए तो ये बन जाएगा वी नॉट आर बाय के, ठीक है, के से के कट गया तो ये बन गया आपका वी नॉट आर बाय 4r स्क्वायर, आर से आर कट गया, वी नॉट बाय 4r, इतना शेल के कारण। अब केवल होल के कारण निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ ड्यू टू दी होल, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ई एस नॉट वी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्यू टू द होल क्या होगा, अब होल पे चार्ज देखना पड़ेगा, उसके लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं। देखिए मैं ऐसे करते हैं, होल पे चार्ज कितना होगा, पूरी स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया, उस पर चार्ज क्यू फैला हुआ है, एक में इतना फैला है। होल का एरिया कितना है याद दिया होगा, अल्फा, इतने एरिया में चार्ज निकालना है, तो अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर में चार्ज कितना हुआ, क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कट गया ये से, तो इस पे चार्ज हुआ क्यू अल्फा, दिस इज द चार्ज ऑन दी होल। तो होल के कारण भी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो ड्यू टू दी होल अगेन के क्यू बाय एक्सटर्नल पॉइंट पी पर, तो ये कितना हो गया आपका के क्यू बाय अगेन आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू डाल दो, क्यू की वैल्यू क्यू अल्फा, और होल के कारण ये बन गया आर स्क्वायर। तो अब आप क्यू की वैल्यू भी इसमें डाल देते हैं, चलिए देखते हैं, क्यू की वैल्यू वी नॉट आर बाई के इंटू अल्फा, के से के कट गए, तो दिस बिकम्स वी नॉट अल्फा बाय आर, वी नॉट अल्फा बाय आर। देखिए
होल के कारण इतना है। तो जब आप रिमेनिंग पोर्शन की फील्ड निकालोगे, पूरी फील्ड में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखा जाए अगर ये फैक्टर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ओरिजिनल फील्ड में से, तो इतने फैक्टर से ही फील्ड अब घट गई होगी। होल करने के बाद इतने फैक्टर से फील्ड घट गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि होल के लिए जो डिस्टेंस डालना है ना, वो यहां से यहां तक का डालना है। यहां गलती मत करना 2r डालने का, समझे। तो इसलिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2r माइनस r, इसलिए मैंने r डाल ली, ये ध्यान रखना। तो होल के कारण जितनी भी फील्ड होगी उतने फैक्टर से ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के कारण उस पॉइंट पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये फैक्टर आया अल्फा वी नॉट बाय आर, यहां पे दिया है अल्फा वी नॉट बाय 2r, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती, है ना। शानदार बात। अब एक एक करके इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लेते हैं। मैं जरा बोर्ड रब करूं। प्यारे बच्चों, जो बी पार्ट है वो इसको देखते हैं। तो ए पार्ट तो नहीं बना। द मॉड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस। शेल के सेंटर पर, पहले हमने यहां पे निकाला, तब शेल के सेंटर पर जो कंप्लीट शेल है, जब होल नहीं किया होगा, तो आपको पता है शेल के अंदर फील्ड तो होती नहीं है, राइट। तो हम वहां लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज 0, ये पॉइंट है स्टैंडर्ड। फिर अब क्योंकि होल कर दिया हुआ है, होल के कारण यहां पर फील्ड होगी, यहां से यहां तक की दूरी देख लो कितनी है, 2r। सो ड्यू टू दी होल द फील्ड विल बी के, जितना होल पे चार्ज है, कितना चार्ज निकाला हुआ हमने, Q अल्फा, और जितनी वहां से उस पॉइंट तक की दूरी है 2r, इतनी फील्ड होगी। इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन गया KQ अल्फा बाय 4r स्क्वायर। आप Q की वैल्यू डाल दीजिए, V नॉट R बाय K बाय 4r स्क्वायर, V नॉट R बाय K इंटू अल्फा। चेक कर लें अब, K से K कट गया, R से R कट गया, इट इज़ V नॉट अल्फा बाय 4r। तो V नॉट अल्फा बाय 4r इसका बना है। ठीक है जी। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। KQ अल्फा कहीं बाय 2r का स्क्वायर, ठीक है। KQ अल्फा बाय 4r स्क्वायर, K बाय 4r स्क्वायर, Q की वैल्यू है V नॉट R बाय K इंटू अल्फा। ठीक है जी। K से K, R से R, तो V नॉट अल्फा बाय 4r। तो ये तो कहा है E एट द सेंटर ऑफ शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस। ठीक है, रिड्यूस तो नहीं हुई, ठीक है, 0 से बढ़कर इतनी होगी, ये तो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा, तो ये इंक्रीज हो चुकी है वैल्यू, तो बी भी नहीं आएगा। सी देख लेते हैं। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ r बाय फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इज दिस। चलिए एक एक करके निकालते हैं। शेल के सेंटर पे पोटेंशियल देखते हैं सबसे पहले। ये शेल का सेंटर है, राइट। तो शेल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, शेल के अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो सी पर पोटेंशियल निकालेंगे पूरी शेल की वजह से, वो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। ये कॉन्सेप्ट है, पॉइंट हमने पढ़ा हुआ बेसिक। इट विल बी वी सी इज KQ बाय R, ये हो गया, राइट। तो Q की वैल्यू डाल देंगे V नॉट R बाय K, यानी ये तो V नॉट ही हो गया। अब ये तो इसकी वजह से हुआ, अब होल के कारण भी तो सेंटर पे होगा। होल के कारण सेंटर पे कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी देख लो 2r। तो होल के कारण सेंटर पे हुआ कि होल पे जो चार्ज है बटा 2r। ठीक है प्यारे बच्चों। सो अगेन Q की वैल्यू आप डाल देंगे V नॉट R बाय K, ठीक है, इनटू अल्फा, K से K, इससे ये, तो ये आ गया V नॉट अल्फा बाय 2। तो जो टोटल पोटेंशियल हुआ, यानी अब जो ऑब्वियसली रिमेनिंग पोटेंशियल निकालना होगा, V नॉट में से ये माइनस कर दें तो V नॉट कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो सेंटर पे ये पोटेंशियल बना। ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से एट ए डिस्टेंस ऑफ r बाय 2, डिस्टेंस ऑफ r बाय 2 का मतलब है यहां पर। ठीक है जी। सो r बाय 2 पर अगेन इनसाइड पॉइंट है, तो शेल की वजह से तो कितना हो जाएगा, अगेन जितना सरफेस पर है, यानी V नॉट, सेंटर शेल की वजह से S लिख दिया।
उसके बाद होल की वजह से यहां पर एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 कितना पोटेंशियल होगा। मैं 1 मिनट बोर्ड रब करूं, थोड़ा सा हौच पौचता हो गया, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। तो हाँ प्यारे बच्चों, एक मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चेंज किया है। तो ये जो मैंने 2r पुट किया था, ये एक्चुअली r है, ये डिस्टेंस लेना था आपने। तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, 2 कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली ये बना। तो v0 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो शायद बात बन जाए। सेंटर पे 1 माइनस अल्फा तो मैंने निकाल दिया। अब जो दूसरी बात कह रहा था, डिस्टेंस ऑफ r/2, डिस्टेंस ऑफ r/2 का मतलब है अगेन इनसाइड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द शेल। तो शेल के कारण उतना होगा जितना सरफेस पे होगा, ये ठीक हो गया। अब होल के कारण यहां पर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r माइनस r/2, ये 2r, तो यहां से यहां तक की दूरी है। तो जल्दबाजी में ले हो गया था, एक्चुअली r की बात हो रही है। तो यहां से यहां तक की दूरी r/2, तो होल के कारण वहां पर जो पोटेंशियल आया दैट इज k, होल पे चार्ज q अल्फा और डिस्टेंस आपका r/2। अगेन आप q की वैल्यू डालोगे तो v0 r/k, ये आ गया 2k/r, v0 r/k इंटू अल्फा। k से k कट गया, सो r से r कट गया, ये आ गया 2v0 अल्फा। तो अब जो नेट पोटेंशियल हुआ, पूरी शेल में से होल का पोटेंशियल माइनस कर देते हैं, तो कितना बन गया, ये बना v0 माइनस 2v0 अल्फा। तो v0 कॉमन इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। तो दोनों को जब डिवाइड किया आपके सामने, दिस डिवाइड बाय दिस, v0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस 2 अल्फा। ये बिल्कुल ठीक है, सी पॉइंट। तो सी ऑप्शन ठीक है। डी देखते हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा v0। सेंटर पर पोटेंशियल क्या, 2 अल्फा v0 रिड्यूस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो सेंटर पे जो पोटेंशियल हमने निकाला था नेट, वो इतना आया था। ये सॉरी 2 नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। तो अब ओरिजिनल पोटेंशियल तो इतना था पूरी सेल के कारण, होल करने के बाद इतना हो गया। तो यानी होल करने के बाद रिड्यूस कितने फैक्टर से हुआ, ये वाले फैक्टर से, v0 अल्फा, क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां कह रहा है कि सेंटर पे जो रिड्यूस हुआ है वो 2 अल्फा v0 से हुआ है, जबकि कितने से रिड्यूस हुआ है, अल्फा v0। तो ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, और मैंने कोशिश की आपको समझाने की। बस आपको शब्दों का खेल है सारा, शब्द पढ़ने आने चाहिए, और जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे, सवाल इन्हीं से बनेंगे। आपका जेई मेन तो मैं गारंटी दे सकता हूं, आप 300 में से 250 पार मार जाओगे, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इस तरह से आप पिछले 10-12 साल के PYQs को लगाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल उठाते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है, अगेन 2019 का पेपर 2 है। अगेन बढ़िया सवाल, डायपोल, बेशुमार सवाल डायपोल से कई बार एडवांस में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फिक्स्ड, हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन। ये डायपोल है, ठीक है, छोटा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन था, इस तरह प्लेस्ड है, यानी इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ है। ये एंगल 45 गिवन थे, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको फिक्स किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड ऑफ E0। ये बताया नहीं गया E0 किस तरफ, हमें खुद सोचना पड़ेगा। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r का सर्कल है, इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, यानी इको पोटेंशियल सर्कल है। सेंटर्ड एट द ओरिजिन, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या a पर क्या टोटल फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतनी है, क्या b पर 0 है, क्या रेडियस इतना है सर्कल का, या कुछ ऐसे एक थ्योरेटिकल पॉइंट बोला गया है। चलिए ध्यान से सोचते हैं, अगर ये इको पोटेंशियल सर्कल है तो हम ये कह सकते हैं इसका हर जगह पोटेंशियल सेम है। दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बेसिक एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो हम यही लॉजिक से करेंगे, सिंस द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, देयरफॉर no, since V is constant given, therefore no tangential component of electric field should exist, only normal exists. No tangential component of electric field should exist. ठीक है, ये लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो E0 है, एक्सटर्नल फील्ड किस तरफ होनी चाहिए। अगर मैं B पे बात करूं, ये डायपोल है,
ये डायपोल का बी, अगर ये 45 है 45, तो ये बी इक्वेटोरियल पोजीशन हुई। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, यानी इस तरफ होगी इस केस में, दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू डायपोल। और अगर टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट बन गया, तो इसको खत्म करना ही पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए जो ये एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट है वो इसके इधर आना चाहिए। तो ई नॉट ऐसे एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि ये ई नॉट इसको बैलेंस करे और ये टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट जो लग रहा था ईडी वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी फील्ड ऐसी होनी चाहिए ई नॉट, और ये पॉइंट ए इसके एक्सियल पोजीशन पर है, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है, तो डायपोल की है। तो ए पॉइंट पे टोटल फील्ड आएगी ई डी प्लस ई नॉट, इस पे जीरो आ जाएगी अगर इसको खत्म कर देगा। तो ई बी तो जीरो हो सकता है। टोटल फील्ड एट ए देख लेते हैं और रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले करते हैं ई नॉट को ई डी से बैलेंस, यानी मॉड ऑफ ई नॉट शुड बी इक्वल टू ई डी। तो व्हाट इज ई डी? इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला क्या होता है? के पी वेक्टर बाय आर क्यूब। अब पी वेक्टर फॉर्म में गिवन था सवाल में, वो मैं लिखना भूल गया, तो मुझे शायद याद ही है। तो गिवन पी वेक्टर इज पी नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, ये गिवन। लेट मी चेक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये गिवन था हमें, ठीक है, इट इज गिवन, तो वेक्टर फॉर्म में। तो ये आप या तो वेक्टर फॉर्म में डाल सकते हो या फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। इसका मॉड अगर लें तो इसका ब्रैकेट खोलो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मॉड आ जाएगा पी नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस पी नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये आई थिंक बन गया पी नॉट स्क्वायर बाय टू, पी नॉट स्क्वायर बाय टू, तो इस विल भी पी नॉट। तो ये पी नॉट डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हैं इसका मॉड। तो ये बन गया ई नॉट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी नॉट बाय आर क्यूब। आर इधर ले जाओ, तो जो आर बना रेडियस वो ये बना। आई थिंक ये ऐसी ऑप्शन है, तो रेडियस इस सर्कल का ये बन गया, सी ऑप्शन भी है। दो पार्ट आगे, अब केवल ए और डी पे देखना। तो ए पे देखते हैं टोटल फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी बनी। तो ए पर वेक्टर फॉर्म में फील्ड बनी ई नॉट वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। लेट अस कैलकुलेट, लेट मी रब दिस। तो ए पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में फील्ड बनी ई डी वेक्टर प्लस ई नॉट वेक्टर। तो ई डी वेक्टर एक्सियल पोजीशन पर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी, पी वेक्टर। तो पी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में डाल दीजिए, जो कि है पी नॉट बाय रूट टू, ठीक है, बाय आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे होगी 2 के पी होता है, तो फॉर्मूला 2 भी आएगा। ई नॉट को आपने देखा, ई नॉट की वैल्यू तो इक्वेटोरियल के बराबर ही है, तो ई नॉट को इक्वेटोरियल के बराबर डाल दीजिए, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर, यानी पी नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप बाय आर क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कॉमन आ रहा है? पी नॉट बाय दिस कॉमन आ रहा है, पी नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट रूट टू आर क्यूब आई कैप प्लस जे कैप, ये कॉमन आ गया। अंदर बच गया 2 + 1 3, तो ये बना 3 पी नॉट। तो ये तो आपका बना रूट टू ई नॉट। तो आपका जो ई नॉट बना, ई नॉट है पी नॉट ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये तो ई नॉट ही है, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बना ई नॉट बाय रूट टू इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये अकेला रूट टू ई नॉट है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नहीं बना। तो वेक्टर फॉर्म में ये निकाल दिया। लास्ट ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। क्या ये ए और बी पर दोनों पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आया? आपके सामने ही है, यहाँ पर इसने इसको कैंसिल किया, यहाँ पर कुछ और आया, तो ये कुछ हो नहीं सकता। पोटेंशियल सेम है हर जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 2018 का पेपर 2। एक अच्छा सवाल है। ये पार्टिकल जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है, इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है जी। चलो ये बनाते हैं। तो ये चार्ज है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है। ये किसी टाइम 0 पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप, यानी एक्स की तरफ, वो लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स की तरफ, ई नॉट की वैल्यू दी है 1, ओमेगा क्योंकि ये साइन या कोसाइन डिपेंडेंट इक्वेशन है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी होगी, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन सब्सिक्वेंट टाइम्स। तो ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, मैं इसको ऑरली भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको तरीके बताऊंगा क्या है। देखिए स्पीड मैक्सिमम कब होगी, देखिए पहली बात स्पीड मैक्सिमम की होगी जब ये एक्सेलरेट होगा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी एक्सेलरेशन पैदा करेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, जिसके कारण इसकी स्पीड मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है क्यू ई, इट विल बी क्यू इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतनी फोर्स लग रही होगी। अब ये फोर्स लग रही है, ठीक है, एक समय ऐसे आएगा ये जितनी अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता अटेन कर लेगा, तो क्या तब ये और एक्सेलरेट होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं। तो जैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बात करते थे 11वीं में कि टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी। तो ऐसा नहीं वो एक्सेलरेट करते करते ही अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंची है, तो जब भी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी अब और एक्सेलरेशन नहीं होगी तो ए जीरो हो जाएगा। तो आप ये इसमें लॉजिक लगा सकते हो कि वी विल बी मैक्सिमम इफ आइदर एक्सेलरेशन जीरो और फोर्स इज जीरो, तो आप ये चीज को जीरो कर सकते हो। तो ये जीरो का मतलब है आपका साइन ओमेगा टी जीरो। साइन ओमेगा टी जीरो कब होता है, एन पाई एंगल पर, अगर मैथ्स में पढ़ा होगा एन पाई एंगल पे जीरो होता है, तो जो टाइम का आंसर आएगा एन पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। सब्सिक्वेंट टाइम्स का मतलब है कब कब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा, तो एन की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो एक तो टाइम 0 पर, एक पाई बाय ओमेगा पर, एक 2 पाई बाय ओमेगा पर, एक 3 पाई बाय ओमेगा पर, इस टाइम पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमें समझ में आ गया। तो एक तो सवाल ये बन सकता था कि कितने कितने टाइम के बाद ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा, तो एक लॉजिक से मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैक्सिमम स्पीड भी निकालते हैं। अब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड है तो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में मस्ट बी इक्वल टू क्यू ई। ठीक है जी, एक्सेलरेशन को पुट कीजिए dv बाई dt, तभी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच पाओगे आप, क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो इट विल बी एम dv, क्यू ई नॉट बाहर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो एम dv ऑब्वियसली 0 से 0 t से v यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, तो ये आ गई आपकी एम वी, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और आपको पता है डिवाइड बाय ओमेगा आपने करना ही करना। अब टाइम आपको पता लग चुका है, पाई बाय ओमेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बन गया एम वी इज इक्वल टू दिस, ये ओमेगा नीचे आ गया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो अपर लिमिट इज पाई बाय ओमेगा माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई इज -1 -1 -2, ये प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका एम वी 2 क्यू ई नॉट बाय ओमेगा, तो वी आ गया 2 क्यू ई नॉट बाय एम ओमेगा। क्यू की वैल्यू 1, ई नॉट की 1, मास आपका 10 की पावर -3, ये 10 की पावर 3, सॉल्व करके 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो ये था मैक्सिमम स्पीड। अब देखा जाए तो हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बताता हूं। देखिए होगा क्या, आप ये कह सकते हो कि जो साइन का ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, तो जो फोर्स का ग्राफ होगा वो भी ऐसे साइन का ग्राफ होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेट करके जो वेलोसिटी का ग्राफ बना वो माइनस कॉस का ग्राफ बना, माइनस कॉस का ग्राफ। तो जो माइनस कॉस का ग्राफ होता है वो कैसे होता है, वो नीचे से शुरू होता है ऐसे, ये हो गया माइनस कॉस का ग्राफ। तो आपने ये देखा, जब जब फोर्स 0 होगी यहां पे 0, तब तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब जब फोर्स 0 वी मैक्स, यहां पे 0 यहां मैक्स। ठीक है, फिर फोर्स 0 कब होगी, यहां पर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम यहां पर होगी। तो आप देखें ध्यान से, यहां से यहां का जो टाइम होगा ये 2 पाई बाय ओमेगा का हाफ होगा, यानी पाई बाय ओमेगा, यानी यहां से यहां भी पाई बाय ओमेगा, यहां से यहां भी पाई बाय ओमेगा। तो पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद जो है वेलोसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो,
ऑरली भी इसका आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। यानी ये जो चीज़ है ना पाई बाय ओमेगा जो मैंने आपको ऐसे बताई, वो ग्राफिकली सोच सकते हो फटाफट कि अगर फोर्स का ग्राफ साइन का होगा तो वेलोसिटी का ग्राफ जब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल कोई भी चीज़ है वो या तो डिफरेंशिएशन सवाल होता है इंटीग्रेशन से। तो इस तरह से आप इस सवाल को सोच सकते हो। आइए अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला एक आसान सवाल पूछ लिया, लॉजिकल सा। ये IIT 2015 पेपर 1 का सवाल है। इसमें दो सिचुएशंस हैं, फिगर 1 और फिगर 2। मैंने स्टेटमेंट लिखी तो ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है लैम्डा लैम्डा, ये भी लैम्डा लैम्डा। इनके बीच में एक बार प्लस क्यू चार्ज रखा है इक्विलिब्रियम में इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन में कहा है ये दोनों चार्ज एक्स के लॉन्ग ही मूव किए कराए जा सकते हैं। तो यानी आपको देखना है जब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग दी गई तो इस चार्ज का मोशन क्या होगा और इसका मोशन क्या होगा। अब ध्यान से देखते हैं, जब इसको आगे एक्स से डिस्प्लेस करवाया गया तो ये चार्ज इसके पास पहुंच गया, इसकी जो फील्ड होगी वो राइट साइड पे होगी, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होने पर फील्ड बढ़ जाएगी, इस पे फोर्स बढ़ जाएगी। यानी जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसकी फील्ड से ज़्यादा हो जाएगी, यानी नेट फोर्स इस चार्ज पे इधर लगेगी। ऐसे ही जब ये इधर आएगा, ठीक है, तो नेट फोर्स चार्ज पे इधर लगेगी। तो देखा जाए दोनों केसेस पे इधर या इधर लेकर जाओ तो ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे आता है, ऐसे आता है, यानी ये SHM परफॉर्म करता है छोटी डिस्प्लेसमेंट पर। तो इसका जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक। लेकिन इसमें देखिए जब इसको इधर डिस्प्लेस करवाया तो ये नेगेटिव चार्ज है, उससे ऑपोजिट सोचो, इसकी फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट जाता है, तो ये वापस आने के बजाय उधर चला जाएगा, क्योंकि फोर्स तो ये भी लगा रहा होगा, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा फोर्स इसकी होगी तो ये इधर जाएगा, इधर जाने के बजाय, यानी ये वापस तो आया ही नहीं। यानी SHM होने के लिए अपनी मेन पोजीशन पे वापस आना चाहिए। ये तो SHM नहीं परफॉर्म करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा, तो इसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ होगा सिंपल हार्मोनिक। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने लगभग 2015 तक ये डिस्कस किए हैं क्वेश्चन IIT के, 2023 से शुरू करके, ठीक है। अब मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, तो इसमें आपको 2011 तक के और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल आए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, और जरूर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियोस पसंद है तो जरूर अपना कमेंट डालिए, उससे हौसला बढ़ता है ताकि और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, अपने कमेंट्स जरूर डालिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।